हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 357A पे, दैट मींस प्रोविजंस रिलेटिंग टू विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 27 का सीरीज है और आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ही सेक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग हर एक बात को, हर एक सब सेक्शन में कही हुई बातों को समझेंगे कि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम से रिलेटेड हर एक बात क्या क्या है। क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स में अच्छा नंबर लाना है, चाहे किसी भी राज्य का जुडिशियल एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, आपको प्रीलिम्स में अच्छा नंबर तभी आएगा जब आपका बेयर एक्ट पे पकड़ होगा कि किस सेक्शन के सब सेक्शन में क्या कहा गया है और आप बातों को अच्छे से समझा सकते हो दूसरे को, तो ही जाके आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा और हमेशा रहेगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को मिस किया है चैप्टर 27 दैट मींस प्रोविजंस रिलेटिंग टू जजमेंट, तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा होगा तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 357A को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जोड़ा कब गया। इसको जोड़ा गया है बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2008 और ये जो प्रोविजन है ये इफेक्टिव हुआ है 2009 से। अब दूसरा नंबर पॉइंट कि सेक्शन 357A के अकॉर्डिंग भी तो कॉम्पनसेट किया जा रहा है विक्टिम को, और इसके पहले सेक्शन 357 था ही जो विक्टिम को कॉम्पनसेशन ही देता था। लेकिन अब आपको यहां पे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है जो सेक्शन 357 और 357A में है। पहला क्या है कि सेक्शन 357 के अकॉर्डिंग जो कॉम्पनसेशन विक्टिम को तो दिया जाता है, लेकिन किसके द्वारा, तो एक्यूज्ड के द्वारा। और सेक्शन 357A के अकॉर्डिंग जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है विक्टिम को वो दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। दूसरा, कॉम्पनसेशन जो प्राप्त करने का प्रोसीजर है एज पर सेक्शन 357 वो कुछ अलग है एज कंपैरिजन टू सेक्शन 357A। सेक्शन 357 के अकॉर्डिंग कोर्ट डायरेक्टली कॉम्पनसेट करती है विक्टिम को, लेकिन अब यहां सेक्शन 357A का बात करें तो विक्टिम पार्टी या डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकता है सच अथॉरिटी के पास, दैट मींस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सेक्शन 357 के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट, माफ कीजिए, जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मींस टू से जो भी व्यक्ति विक्टिम पे आश्रित है, चाहे वो उसकी माँ हो, फादर हो, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, कोई भी हो जो उस पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, उससे हम कहते हैं डिपेंडेंट। तो उन डिपेंडेंट के कॉम्पनसेशन का कोई प्रोविजन नहीं है सेक्शन 357 में, लेकिन सेक्शन 357A में प्रोविजन है डिपेंडेंट के कॉम्पनसेशन का। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गया इन दोनों सेक्शंस के बीच। अब आते हैं हम लोग बेसिकली कि प्रोविजनली क्या कहता है सेक्शन 357A। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं सेक्शन 357A सबसेक्शन 1 का। तो कहता है स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड अ स्कीम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी, लेकिन किसके साथ मिलके, किसके कोऑर्डिनेशन से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से एक स्कीम बनेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उस स्कीम किस बात पे होगा, तो देखिए क्या कहता है, फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम और हिज और हर डिपेंडेंट। स्कीम किस बात पे होगा कि कॉम्पनसेशन देना है विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को। अब कॉम्पनसेशन जो देना है वो क्यों देना है, तो जो भी विक्टिम को लॉस इंजुरी हुई है, अपराध जो उसके विरुद्ध हुआ है उसके कारण, इस बात के लिए। और दूसरा नंबर पॉइंट कि उन विक्टिम को रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता है तो ही जाके उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और इस बात पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक स्कीम तैयार करेगी। ये है सबसेक्शन 1। आगे बढ़िए, बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 कहता है कि जैसे कभी भी कोर्ट ने अगर रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कॉम्पनसेशन के लिए, तो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो तय होगा सबसेक्शन 2 कहता है कि उन अथॉरिटी के द्वारा ही होगा।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट में। तो ये हो गया सबसेक्शन 2। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 3 का। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर ट्रायल कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, ट्रायल कोर्ट को यह लगता है ट्रायल के खत्म होने के टाइम, जब ट्रायल कंक्लूड हो रहा है या हो चुका है उस टाइम, अगर ट्रायल कोर्ट को यह लगता है, सबसेक्शन 3 यह कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो चुका है कि जो कॉम्पनसेशन दिया गया है विक्टिम को सेक्शन 357 के अनुसार वो एडिक्वेट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, पहला सर्कमस्टांस। दूसरा कि अगर ट्रायल कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि एक्यूज्ड जो है केस में एक्यूट हो चुका है या फिर एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो चुका है और विक्टिम को रिहैबिलिटेशन का, पुनर्निर्माण का आवश्यकता है, अगर ट्रायल कोर्ट इस बात से भी सेटिस्फाइड हो जाए तो वो क्या करेगा, ट्रायल कोर्ट रिकमेंडेशन देगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कि वो कॉम्पनसेशन विक्टिम को दे या उसके डिपेंडेंट को दे। इस बात के लिए ट्रायल कोर्ट रिकमेंडेशन जारी करेगा सबसेक्शन 3 के तहत। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 4 का। सबसेक्शन 4 कहता है कि मान लीजिए कि ऑफेंडर ट्रेस नहीं हो पाया, ऑफेंडर कौन है, अपराध किसने किया, इस बात की जानकारी नहीं लग पाई या ऑफेंडर का पता नहीं चला, ऑफेंडर आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन विक्टिम दूसरी ओर आइडेंटिफाइड हो चुका है कि अपराध किसके विरुद्ध हुआ है, अपराध किसके साथ हुआ है, इस बात का अगर पता चल गया, विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो फिर कहता है एक परिस्थिति। दूसरा परिस्थिति कि अगर मान लीजिए अपराध हुआ लेकिन उस अपराध का कोई ट्रायल ही नहीं हुआ, तो ये दूसरा परिस्थिति, दोनों ही परिस्थिति में या दोनों में से किसी भी एक परिस्थिति में जो भी विक्टिम है या उसका जो भी डिपेंडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कॉम्पनसेशन के लिए। और कॉम्पनसेशन का जरूरत क्यों है, रिहैबिलिटेशन के लिए। तो एप्लीकेशन फाइल करेगा तो कहां करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। ध्यान क्या देना है, सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट, ट्रायल कोर्ट रिकमेंडेशन दे रही है और सबसेक्शन 4 के तहत विक्टिम या उसका डिपेंडेंट खुद अप्लाई कर रहा है। डिपेंडेंट का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी समझा देता हूं। डिपेंडेंट वह व्यक्ति होता है जो आश्रित रहता है, निर्भर रहता है विक्टिम पे भरण पोषण के लिए, चाहे वो उनके मदर हो या फादर हो सकते हैं, सन डॉटर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आश्रित है वो डिपेंडेंट है। तो ये हो गया सबसेक्शन 4। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 5 का। जैसे ट्रायल कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को रिकमेंडेशन दिया सबसेक्शन 3 के अनुसार, या जैसे विक्टिम या उसके डिपेंडेंट एप्लीकेशन देता है उस अथॉरिटी को कॉम्पनसेशन के लिए, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होगा उस अथॉरिटी के द्वारा। तो कहता है कि जैसे रिकमेंडेशन प्राप्त करेगी या एप्लीकेशन प्राप्त करेगी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एज पर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 357A, उसके बाद इंक्वायरी करेगी और उस इंक्वायरी को कंक्लूड कर देना है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा 2 महीना के भीतर। 2 महीना कब से, जिस डेट को रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था या जिस डेट को एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था उन अथॉरिटी को, उस डेट से 2 महीना के भीतर इंक्वायरी को कंक्लूड कर देना है और तय करना है कि कितना कॉम्पनसेशन दिया जाना है विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को। यह है सबसेक्शन 5। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 6 का। सबसेक्शन 6 में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि अगर इन अथॉरिटी को लगता है कि आवश्यकता है विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को इमीडिएट फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटी देने का या देना अनिवार्य है, ऐसा लग रहा है कि जो भी उनको क्षति हुई है अपराध के कारण उसको एविलिएट करने के लिए, उनका जो दर्द है अपराध के कारण जो दर्द उनको पहुंचा उसको कम करने के लिए इमीडिएटली फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटी देना आवश्यक है। अगर ऐसा लगता है इन अथॉरिटी को तो फिर ये अथॉरिटी ऑर्डर जारी करेगी सबसेक्शन 6 के तहत। और पुलिस ऑफिसर के सर्टिफिकेट पे, यहां पुलिस ऑफिसर कौन, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के नीचे का रैंकर नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी मजिस्ट्रेट कंसर्निंग मजिस्ट्रेट होगा उसके सर्टिफिकेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट रिहैबिलिटेशन
किया जाएगा विक्टिम को या उसके डिपेंडेंट को इनके ऑर्डर के पास होने के बाद, या इनके ऑर्डर पे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑर्डर पे, या फिर ये अथॉरिटी चाहे तो इंट्रीम रिहैबिलिटेशन अमाउंट भी इशू कर सकती है विक्टिम को या उसके डिपेंडेंट को। सबसेक्शन 6 इतनी सारी बातों की जानकारी आपको देता है। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने एक ही सेक्शन को देखा, लेकिन इस सेक्शन के हर एक सबसेक्शन में कई कई बातों को बारीकी से समझा। मैं आप लोगों से हर बार कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं कि जब आप लेक्चर को देखो तो थोरोली देखो और अपने पास बेयर एक्ट जरूर रख लो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और नोटबुक जरूर रखो, अपना नोट जरूर तैयार करो ताकि आपका सेल्फ मेड नोट तैयार हो जाए और आपको कहीं इधर उधर जाने का भी झंझट ना हो। अंततः मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए या आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज चाहिए, चाहे वो सीआरपीसी का हो, आईपीसी का हो, चाहे एविडेंस एक्ट का हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।